देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। नमस्कार साथियों, जब वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बीजेपी सत्ता में आई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए खोजबीन करनी शुरू कर दी। और इस पद के लिए उनके सामने 4 नाम आए और इसमें सबसे पहला नाम जो था वो भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे कमल सिब्बल, दूसरा नाम था आज के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, और तीसरा इसमें नाम था आज के विमानन मंत्री हरदीप पुरी, और चौथा इसमें जो नाम था वो था भारत के पूर्व आईबी के निदेशक रहे अजीत डोभाल का। तो इन चारों नामों में से मोदी ने जो है वो अजीत डोभाल के नाम के ऊपर ही मोहर लगाई। तो आज की वीडियो में अजीत डोभाल की कहानी, वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल के बारे में। अजीत डोभाल आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के ऊपर आसीन हैं और वो लगातार वर्ष 2014 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके कुछ जीवन परिचय के बारे में। तो उनके जीवन परिचय का जो उनका जन्म के बारे में कहा जाता है, उनका जन्म वर्ष 1945 में उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल के घिरी बनेलेसु गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता भी जो थे वो एक सेना में अधिकारी थे और मेजर रैंक के एक अधिकारी थे। जहां तक उनकी शुरुआती शिक्षा के बारे में कहा जाता है, तो उनकी शुरुआती शिक्षा जो थी वो राजस्थान के अजमेर के मिलिट्री स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा को पूरा किया। और उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से वर्ष 1967 में जो है वो MA अर्थशास्त्र की डिग्री भी ली। और उनका जो आईपीएस का जो उनका जीवन सफर शुरू हुआ वो 1968 बैच के जो हैं आईपीएस अधिकारी हैं और केरल कैडर के अधिकारी हैं। और उनका जो सबसे पहली उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो केरल के कोट्टयम में एक एसपी यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की, पुलिस अधिकारी की उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद उनका जीवन जो है वो धीरे धीरे आगे चलता रहा। और उनका जो सबसे जो उनकी सामने जो चुनौतीपूर्ण उनका जीवन रहा वो रहा जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग में जब वो आ गए। और खुफिया विभाग में कहा जाता है उनके जीवन के जो हैं वो कई ऐसे रोमांचकारी किस्से हैं। और उन रोमांचकारी किस्सों में सबसे जो उनका चर्चित किस्सा है वो किस्सा है जब उन्होंने पाकिस्तान में 7 साल बिताए। और 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंट के रूप में जो है उन्होंने काम किया। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार जो थे वो पाकिस्तान में उन्होंने नाई का काम किया और नाई का काम करते हुए जो है उन्होंने जो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे उनके बाल का सैंपल जुटाने में वो कामयाब रहे, जिससे ये पता चल पाया कि पाकिस्तान जो है वो किस लेवल का जो है वो परमाणु जो हथियार हैं उनको विकसित कर रहा है। और उसके बाद जो थे वो एक बार उनको पहचान भी लिया गया था पाकिस्तान में एक मौलवी ने। और वो उन्होंने चूंकि क्या है अपना पूरा का पूरा 7 साल का जो सफर था वो एक मौलवी के रूप में वो पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंट के रूप में बने रहे। और एक मौलवी ने उनको पहचान लिया था क्योंकि उनके कानों में छेद था और उसने पूछा था कि क्या आप हिंदू हैं। तो उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था बड़ी चतुराई के साथ जो है कि पहले मैं हिंदू था और उसके बाद जो है मैं मुस्लिम बन गया था। तो ये उनका जो था वो बड़े चतुराई के साथ जो है उन्होंने अपना पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया। और उनके जो अलग अलग काम है जिन कामों के लिए उनको जाना जाता है, उन्होंने लीक से हटकर भी बहुत सारे काम किए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो चहेते माने जाते हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद भारत का जो तीसरा जो सबसे ताकतवर व्यक्ति है, शख्स है, वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के तीसरे सबसे
ताकतवर शख्स के बारे में शख्स जो है वो माने जाते हैं और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसियों से के जो कार्यप्रणाली है उससे बाहर जाकर भी जो है वो डायरेक्ट जो है वो भारत के जो खुफिया एजेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ उनका पूरा का पूरा 1-to-1 संपर्क बना रहता है और भारत की जो खुफिया जानकारियां हैं जो भारत को चाहिए होती हैं वो उनके पास 24 घंटे लगातार आती रहती हैं। और जब से वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी दी है, इसके बाद कई काम उन्होंने जो है वो ऐसे की लीक से हटकर किए। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वर्ष 1999 में जब IC-814 जो भारत के विमान को हाईजैक कर लिया था और उसके लिए उसको जो है वो कंधार में लेके चले गए थे, उस कंधार में जो भारतीय जो विमान था उसमें से यात्रियों को छुड़ाने के लिए 180 के करीब उसमें यात्री थे। उन यात्रियों को छुड़ाने के लिए जो भारत के 3 प्रमुख वार्ताकार गए थे, उन 3 प्रमुख वार्ताकारों में अजीत डोभाल भी शामिल थे। और अजीत डोभाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो बाकायदा जो है वो उस जहाज के अंदर घूम के आए थे और यात्रियों से बात करके आए थे और उन्होंने उनको यात्रियों को जो है इस पूरा का पूरा आश्वासन दिया था कि आपको किसी भी कीमत पे जो है वो छुड़ा लिया जाएगा। उसके बाद जो है उन्होंने 1977 में मिजोरम जो भारत का राज्य है वहां पर जो थे मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने पूरा हंगामा उतार कर रखा हुआ था। आए दिन वहां पर जो थे वो पूरा एक नस्लीय दंगा हुआ करता था मिजोरम में। उसके लिए भी जो है वो भारत सरकार ने उस समय जो है वो इन अजीत डोभाल को जो है उस वार्ता के लिए एक तरीके से नामित किया और अजीत डोभाल ने जो है मिजो नेशनल फ्रंट के लोगों से जो है बात करके जो है उस पूरे के पूरे मसले को सुलझा दिया और आज मिजोरम में पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। उसके बाद उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब 1988 में जब खालिस्तानियों ने स्वर्ण मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया था तो वो लगभग जो है वो 3 महीने एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के रूप में जो है वो स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के अंदर रहे थे और उन्होंने सारी जानकारियां जुटा ली थी उन खालिस्तानियों के बारे में। और उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया था जिससे जो है ये खालिस्तानियों के खिलाफ जो है कार्रवाई पूरी तरीके से सफल रही थी। यानी कि ये जो है वो कांग्रेस ने भी अजीत डोभाल को जो है पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। और जब वर्ष 2014 के बाद जो है मोदी के बारे में अजीत डोभाल के बारे में ये कहा जाता है कि मोदी की हर मर्ज की दवा जो है वो अजीत डोभाल है और मोदी जो है अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा भी बहुत तरीकों में उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वर्ष जो है 2017 में जो है वो ये दिल्ली में दंगे हुए थे तो दिल्ली में दंगों के समय भी जो है वो अजीत डोभाल को नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जो है एक इस्तेमाल किया और उनको जो है वो दंगा प्रभावित क्षेत्रों में उनको भेजा और उन्होंने पूरी तरीके से दोनों पक्ष यानी कि हिंदू और मुसलमानों को जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने बातचीत की और मसले को जो है उन्होंने सुलझा लिया था और वो दिल्ली का दंगा भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया था जो CAA के लिए वहां पर दंगा हुआ था। उसके बाद जो है जब धारा 370 को भी हटाया गया था, धारा 370 हटने के बाद जो है ये कहा गया था कि भाई कश्मीर में जो है वो खून की नदियां बह जाएंगी, वहां कत्लेआम हो जाएंगे, वहां ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है जब धारा 370 हटी तो मोदी ने बाकायदा जो है वो मिशन के ऊपर जो है अजीत डोभाल को कश्मीर में भेजा था और पूरी तरीके से कश्मीर को शांत करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा था वो अजीत डोभाल का रहा था। और उन्होंने बाकायदा जहां जाकर जो है वो लोकल लोगों के साथ भी 1-to-1 जो है वो बातचीत की और इसी बातचीत का ये नतीजा हुआ था कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद किसी भी तरीके का कोई दंगा नहीं हुआ था। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक माइलस्टोन जो माना जाता है अजीत डोभाल के बारे में वो माना जाता है जब भारतीय सेना डोकलाम में चीन की सेना के साथ आमने सामने आ गई थी और डोकलाम में जो है वो कई भारतीय सैनिक जो हैं वो शहीद भी हो गए थे और उस पूरा का पूरा जो तनाव का पूरा जो एक वो माहौल बना गया था चीन की फौज के साथ, उस तनाव को कम करने के लिए बाकायदा जो है वो अजीत डोभाल ने उस समय के अपने चीन के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री के साथ भी अजीत डोभाल ने 1-to-1 बात की थी और पूरे उस मसले को डोकलाम मसले को जो है हल करने में अगर किसी एक शख्स का हाथ था तो वो थे अजीत
डोभाल। तो अजीत डोभाल जो हैं वो भारत के एक ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो लीग से हटकर भी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये काम नहीं होता है कि वो किसी दंगा प्रभावित जगहों पर जाके जो है 1-to-1 लोगों से बातचीत करे, या वो जो है क्या नाम एक तरीके से जो है वो धारा 370 के समय भी जब उन्होंने जो है कश्मीर में लोगों के साथ बिरयानी खाई, तो वो भी एक उनके लिए जो है बड़ा ही एक आश्चर्य की उनके लिए कहा गया था कि वो लोगों के साथ जो है एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में कि कश्मीर में पूरी तरीके से शांति है। इसीलिए मोदी के हर मर्ज की जो दवा कहा जाता है वो अजीत डोभाल को ही कहा जाता है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ ली, तो शपथ लेने के साथ साथ जो है उन्होंने भारत के जो आसपास के जितने भी देश हैं वो पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण में जो आमंत्रित किया था, ये भी सलाह जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजीत डोभाल ने ही दी थी। और बाकायदा जो है वो पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है वो भारत की नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। और आज अब अजीत डोभाल का कद इतना ऊंचा हो गया है कि जो आप देख रहे हैं कि वर्ष 2022 से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, तो इस युद्ध के लिए भी जो रूस के विदेश मंत्री हैं और रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्होंने भी एक तरीके से जो है वो अजीत डोभाल के नाम को, यानी कि अजीत डोभाल के नाम का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो है वो भारत की भूमिका को रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है शांति समझौता कराने के लिए भारत की भूमिका के बारे में जो सराहना की है, उस भूमिका को भी भारत की ओर से जो है वो अजीत डोभाल ही इसको मैनेज कर रहे हैं। और अजीत डोभाल कई बार रूस जाकर जो है वहां के राष्ट्रपति पुतिन से भी जो है वो मिल चुके हैं। और इस तरीके से बड़े ही खुफिया तरीके से जो है अजीत डोभाल भी अपनी एक भूमिका को निभा रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो आज अजीत डोभाल जो है वो इतने बड़े पद के ऊपर चले गए हैं, इतने उनका कद ऊंचा हो गया है कि वो भारत के तीसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। और अजीत डोभाल ही वो एक शख्स हैं जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हम कह लीजिए या मोदी कह लीजिए, उनको पूरी तरीके से जो एक सलाह देते हैं और आगे किस तरीके का मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों की भी जो सलाह दी जाती है वो अजीत डोभाल के द्वारा ही उनको सलाह दी जाती है। और अजीत डोभाल आज जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से जो है उनको गाइड करते हैं और बहुत ही अच्छी सलाहें जो है वो उनको देते हैं। तो भारत का एक ऐसा शख्स जो पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ भी रह चुका है और जिसने जो है लगातार 2004 से लेके 5 तक जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख वो निदेशक रह चुके हैं, आज वो जो है वो भारत के एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो भारत के ताकतवर शख्सियतों में शामिल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।